दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन के इस ज़माने में बिना कंप्यूटर या मोबाइल के पढ़ाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गरीब हो या अमीर, हर किसी को मोबाइल या कंप्यूटर की ज़रूरत हो ही रही है, क्योंकि स्कूल चाहे छोटे हों या बड़े, क्लासरूम सिमटकर ऑनलाइन पर आ गए हैं। अब ऐसे में ज़रूरत पड़ रही है लोगों को मोबाइल या कंप्यूटर ख़रीदने की। तो मोबाइल में परेशानी ये है कि उसकी स्क्रीन बहुत छोटी होती है और उसके स्क्रीन में चमक इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ता है। तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन होता है कंप्यूटर। मोबाइल में कौन सा मोबाइल अच्छा है या कौन सा ख़राब, इस पर हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ इस वीडियो में हम केवल बताएंगे कंप्यूटर्स के बारे में। जो लोग भी थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं वो कंप्यूटर ख़रीदने के लिए लालायित हैं। तो हम आज अपने इस वीडियो में बताएंगे कि कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर खरीदें, i3, i5, i7 या i9, डेस्कटॉप या लैपटॉप, और किस कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह के कंप्यूटर खरीदने चाहिए। मुख्य तौर पर कंप्यूटर भारत में या पूरी दुनिया में जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लैपटॉप मतलब गोद में रखकर चलाने वाला और डेस्कटॉप मतलब टेबल पर रखकर चलाने वाला कंप्यूटर। तो हम आज देखेंगे कि लैपटॉप में और डेस्कटॉप में क्या बेसिक अंतर है और आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए कौन सा कंप्यूटर बेहतर होगा। लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों मुख्य तौर पर प्रोसेसर से चलते हैं और उनका लैपटॉप में जो CPU होता है वो उसके भीतर ही बना हुआ होता है, और डेस्कटॉप में अमूमन CPU अलग होता है और स्क्रीन अलग होता है। हालांकि आजकल कुछ मॉडल्स में स्क्रीन के पीछे भी CPU लगा देने का प्रचलन है, लेकिन आमतौर पर डेस्कटॉप कंप्यूटर का मतलब हुआ कि CPU अलग और स्क्रीन अलग। तो हम आएंगे आज कंप्यूटर के प्रकार पर, किस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं और क्या उनका अंतर है, उनकी कीमतें कितनी अलग हैं। मुख्य तौर पर जो इंटेल के प्रोसेसर वाले कंप्यूटर है वही ज़्यादा प्रचलन में है और इसमें 4 तरह के प्रोसेसर हैं, i3, i5, i7 और i9। हम आज चर्चा करेंगे i3, i5 और i7 पर। i9 पर भी चर्चा करेंगे लेकिन अंत में। मुख्य तौर पर जो स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होती है वो i3, i5 और i7 कंप्यूटर में ही। i9 कंप्यूटर एक फास्ट कंप्यूटर है जो मुख्य तौर पर प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन हम उसको भी बच्चों को दे सकते हैं। i3 कंप्यूटर पहले जनरेशन का कंप्यूटर है i सीरीज का। इससे पहले कोर टू डुओ और डुअल कोर चलते थे। ये डुअल कोर का ही 3rd जनरेशन कंप्यूटर हुआ तो i3 हो गया। हालांकि इंटेल कंपनी ने i3 कंप्यूटर को बहुत बाद में लॉन्च किया, इससे पहले कोर i7 आ गया था। सितंबर 2009 में कोर i7 आ चुका था, जबकि i3 और i5 जनवरी 2010 में आए। इनके कई सारे कोड नेम हैं, जैसे एरेंडेबल, सैंडी ब्रिज, आईवी ब्रिज, हैसवेल, ब्रॉडवेल, लेनफील्ड इत्यादि। ये सारे कोड नेम कंप्यूटर के अपने निजी उपयोग के लिए हैं। आपको इनसे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप अगर ध्यान दें तो इसकी स्पीड पर आमतौर पर कंप्यूटर की 2 प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो हाइपर थ्रेडिंग और टर्बो बूस्ट के नाम से जानी जाती हैं। हाइपर थ्रेडिंग एक फीचर है जो लॉन्च किया गया है इंटेल के द्वारा। इसमें एक ही प्रोसेसर में 2 कोर को क्रॉस कराया जाता है। मतलब अगर आपका कंप्यूटर 2 कोर का है तो उसमें 4 कोर चलेंगे। तो मुख्य तौर पर हाइपर थ्रेडिंग i सीरीज के सारे प्रोसेसर्स में उपलब्ध है और इसके कारण डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। शुरुआत में क्वाड कोर प्रोसेसर्स में हाइपर थ्रेडिंग नहीं डाली गई थी, लेकिन बाद के जनरेशन्स में हाइपर थ्रेडिंग शामिल कर लिया गया है। अब हम आते हैं i3 पर। i3 मुख्य तौर पर 2 कोर का प्रोसेसर है और इसमें डाटा स्पीड बहुत अच्छी होती है। इसके जो नए जनरेशन के 10th जनरेशन, 11th जनरेशन के प्रोसेसर हैं उनकी एफिशिएंसी कई मामलों में i5 से भी बेहतर है और ये कीमत में काफ़ी कम है। इसलिए i3 एक स्मार्ट ऑप्शन होता है ऑनलाइन एजुकेशन के बच्चों के लिए। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर का उपयोग थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि आप उसमें फ़ोटोशॉप या और भी कुछ सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं,
तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा i5। i5 का प्रोसेसिंग स्पीड i3 के मुकाबले ज़्यादा होता है और इसके अलावा कोर्स ज़्यादा होते हैं। इसमें 4 कोर होते हैं और मल्टी थ्रेडिंग, ये हाइपर थ्रेडिंग जो है इसी को मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। हाइपर थ्रेडिंग इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो हाइपर थ्रेडिंग के कारण क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर को आपने 4 काम असाइन किए तो उनमें से वो चारों को डिवाइड कर देता है और अलग अलग थ्रेड के जरिए डाटा प्रोसेस होने लगता है। मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि i5 का जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि i5 और i7 कंप्यूटर्स में टर्बो बूस्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। टर्बो बूस्ट का मतलब यहाँ समझें कि कंप्यूटर अपने स्पीड से ज़्यादा बढ़कर काम करेगा। कैसे काम करेगा? क्योंकि वो क्लॉक स्पीड बढ़ा देता है। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर जो होते हैं वो i5, i7 और i9, तो इन कंप्यूटर्स की स्पीड ज़रूरत पड़ने पर बढ़ जाती है, इसलिए i5 को बेटर माना गया है। चाहे i3 हो या i5 हो या i7 हो या i9 हो, सब में हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। किसी भी सीरीज के क्वाड कोर में हाइपर थ्रेडिंग नहीं होता है। तो अभी आपने जाना कि हाइपर थ्रेड टेक्नोलॉजी सारे कंप्यूटर्स में अवेलेबल है, चाहे i3 हो, चाहे i5 हो, चाहे i7 या i9। और टर्बो बूस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो i3 में नहीं अवेलेबल होता है, i5, i7 और ऊपर के कंप्यूटर्स में होता है। अब हम आपको एक और डिफरेंस बता रहे हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर में लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लैपटॉप में थोड़े हल्के प्रोसेसर लगाए जाते हैं उसी जनरेशन के, जैसे i5 सीरीज़ के प्रोसेसर में जो लैपटॉप में लगता है उसमें 4 कोर होता है, जबकि डेस्कटॉप में 6 कोर होता है। उसी तरह i7 में जो लैपटॉप में लगता है उसमें 6 कोर होता है और डेस्कटॉप में 8 कोर होता है। अब आपको बताते हैं कि जनरेशन्स में क्या अंतर होता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यहाँ तक कि अब 11th जनरेशन तक आ गए हैं। तो इस तरह के जनरेशन्स में क्या अंतर है ये आपको पता चलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जितने आधुनिक जनरेशन के कंप्यूटर होंगे उतना ही ज़्यादा कारगर होंगे, लेकिन क्या अंतर है मुख्य तौर पर जनरेशन्स में? इंटेल हर जनरेशन में कुछ ना कुछ बेहतर करते जाता है। जब शुरू में ये i सीरीज़ के प्रोसेसर लॉन्च हुए थे तो उनमें 32 nm, यानी nm का मतलब हुआ नैनोमीटर, तो 32 nm के ट्रांजिस्टर होते थे। आपको पता होगा कि ये प्रोसेसर जो हैं ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर मिलकर बनाए जाते हैं। अब ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये 32 नैनोमीटर के होते थे जो शुरुआत में ये प्रोसेसर लॉन्च किए गए थे i सीरीज़ के। उसके बाद अलग अलग जनरेशन आते गए तो उसमें वो ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा होता गया। साइज़ छोटा होने से क्या फ़ायदा होता है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और गर्म कम होता है। गर्म कम होगा तो उसकी बैटरी भी ज़्यादा चलेगी और बिजली की खपत भी कम होगी। आजकल जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जो नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं, उनमें 10 nm तक की ट्रांजिस्टर्स लग रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल जो एडवांस जो 2020 में लॉन्च हुए हैं उनमें। इससे पहले 14 nm के प्रोसेसर पाए जाते थे जो 2015 से जारी हैं। शुरुआत में प्रोसेसर काफ़ी बड़े होते थे और उनमें 32 nm के ट्रांजिस्टर्स लगते थे। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे घटते घटते फिर 22 nm के हुए, फिर 14 nm के, और अब आपको पता है कि 10 nm के ट्रांजिस्टर वाले प्रोसेसर आ गए हैं। तो ये जितने जनरेशन्स आगे होते जाएंगे आप, उतने जनरेशन्स में कुछ ना कुछ एडवांस होता जाएगा। जैसे माना जाता है कि i3 10th जनरेशन जो है वो i5 के 3rd जनरेशन से कई मायनों में बेटर है। जितने ये एडवांस जनरेशन के प्रोसेसर होते हैं उनकी क्लॉक स्पीड भी बेटर होती है, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल यूज़ के लिए चाहिए तो i5 और i3 से बेटर है i7। i7 को मुख्य तौर पर गेमिंग कंप्यूटर भी माना जाता है क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है और इनकी ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। हर एक जनरेशन के साथ साथ और हर एक कोर के साथ साथ इंटेल ने अपने प्रोसेसर्स में ग्राफिक्स क्वालिटी बढ़ा दी है। अब आते हैं कोर i9 पर। इंटेल ने कोर i9 सीरीज़ के प्रोसेसर्स में भी कई जनरेशन्स तक लॉन्च कर दिए हैं और इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, लेकिन i9 के साथ एक माइनस पॉइंट ये है कि ये बहुत महंगा है। i9 प्रोसेसर को मई 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2018 में।
तो आज आपने देखा कि कंप्यूटर के कितने प्रकार उपलब्ध हैं प्रोसेसर के हिसाब से, और आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा कंप्यूटर चाहिए। दोस्तों, हम अपने चैनल में इसी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।